तो यार क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टेसरेक्ट क्यूब भी रीजन है फैंटास्टिक फोर की पावर्स मिलने का, और वही चीज है जो फैंटास्टिक फोर की दुनिया को 60s में होने के बावजूद भी इतना एडवांस बनाता है। कैसे, चलो बताता हूँ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो प्लीज कर दो भाई लोग। तो यार हमने टेसरेक्ट यानी स्पेस स्टोन को देखा है हाइड्रा से शील्ड, फिर लोकी और कैप्टन मार्वल के पास जाते हुए। लेकिन सोचो अगर क्या हो कि जो कुछ भी अब तक हुआ मार्वल में टेसरेक्ट के चलते, वो सब होने से पहले ही टेसरेक्ट किसी और के हाथ लग गया था, कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, कोई फैंटास्टिक। कैसे, चलो रिवाइंड करते हैं 2012 के इवेंट्स नहीं, ना कि कैप्टन अमेरिका के 1945 के इवेंट्स। हम सीधा 1960s में चलते हैं, मार्वल के छुपे हुए पेज पे, रीड रिचर्स के टाइम पे, जहां से स्टार्ट होता है हमारा एक्ट 1, द लास्ट टेसरेक्ट एरा। एमसीयू ने 1960s कैसे रेटकॉन किया। तो देखो, कोल्ड वॉर के शुरुआती दिनों में जब हाइड्रा छुपके से बढ़ रहा था और शील्ड बस बन ही रहा था, तो वहीं एक और मास्टरमाइंड ने टेसरेक्ट को हाथ में ले लिया था, जो था रीड रिचर्स। और उसने हाइड्रा की तरह टेसरेक्ट से वेपन नहीं बनाया, न ही शील्ड की तरह उसे छुपाया, ना उसे यूज किया नफरत फैलाने के लिए, बल्कि उसने उसे एक पावर सोर्स के रूप में तैयार किया, एक रिएक्टर जो पूरी न्यूयॉर्क को हमेशा के लिए पावर दे सकता है, जैसे टोनी ने किया था अपने बिल्डिंग के लिए। और ये भी हो सकता है कि टोनी को ये आइडिया रीड के इस इन्वेंशन से ही मिला हो, हु नोस। और इसी वजह से F4 का यूनिवर्स 60s के होते हुए भी इतना फ्यूचर टेक लगता है। टेसरेक्ट ने उनके टाइमलाइन को बूस्ट दिया, जेटपैक्स, क्लीन एनर्जी, फोर्स फील्ड्स, AI सब पॉसिबल हुआ रीड के स्पेस स्टोन बेस्ड रिएक्टर की वजह से। और जो उनके सूट में ब्लू ग्लो है, वो सिर्फ ऐसे रेंडमली ब्लू नहीं है, वो हो सकता है टेसरेक्ट का साइन है, इसलिए उनका लुक है स्काई ब्लू, जिससे हमारा एक्ट 2 आता है, पावर्स बोर्न फ्रॉम द स्टोन। और सोचा जाए तो F4 रेंडमली कॉस्मिक रेस से नहीं बड़े बने, इसमें टेसरेक्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। पर कैसे? तो शायद ये हो सकता है कि रीड एक शिप बनाता है जो टेसरेक्ट से पावर्ड होती है, जिससे वो कॉस्मिक एनोमलस को स्टडी कर सके। उस मिशन के दौरान एक टेसरेक्ट सर्ज प्लस एक कॉस्मिक स्टॉर्म होती है, और यही मिक्स उनके डीएनए को म्यूटेट करता है और पैदा होते हैं फैंटास्टिक फोर। अब उनका ओरिजिन सिर्फ साइंस से नहीं होता, अब वो एक इन्फिनिटी स्टोन से लिंक्ड है, जो एमसीयू के कोर स्टोरी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा नेक्स्ट एक्ट कनेक्ट होता है, जो कि है व्हाई गैलेक्टस कम्स टू अर्थ। अब आता है यहाँ पर बड़ा कॉस्मिक ट्विस्ट, जहाँ गैलेक्टस सिर्फ भूखा नहीं है, उसे टेसरेक्ट की एनर्जी फील होती है, जो बिग बैंग का एक हिस्सा है। उसके लिए वो एक इन्फिनिटी पावर सोर्स जैसा लगता है। तो गैलेक्टस कोई रैंडम प्लैनेट नहीं चुना है, वो न्यूयॉर्क को इसलिए चुनता है क्योंकि वही है रीड का टेसरेक्ट पावर्ड रिएक्टर, जिसके पीछे वो आ रहा है। और गैलेक्टस का मशीन सिर्फ प्लैनेट नहीं खा रहा, वो टेसरेक्ट से सिंक हो रहा है, अर्थ को एक कॉस्मिक पोर्टल जनरेटर बना रहा है, जिससे वो मल्टीवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सके। और फीमेल सिल्वर सर्फर सिर्फ वार्निंग देने नहीं आई, वो आई है रीड के कॉस्मिक टेक टेसरेक्ट साइंस को टेस्ट करने, जिससे हमारा एक्ट 4 आता है, द फॉल ऑफ अर्थ एंड द मल्टीवर्सल शिफ्ट। तो देखो, ट्रेलर देख के हमें ये तो पता चल ही गया है कि F4 लड़ते हैं, फिर फेल होते हैं, जिससे 2 पॉसिबल एंडिंग नजर आती है। पहला तो ये कि रीड रिचर्स निकल पड़ता है अल्टीमेट न्यूलीफायर वेपन के साथ, एक ऐसा क्लासिक कॉस्मिक का वेपन जो हमें व्हाट इफ में टीज भी हुआ था, जिससे वो गैलेक्टस के साथ एक डॉक्टर स्ट्रेंज से डोरमामू टाइप का बार्गिंग करेगा, जो कि होना बहुत मुश्किल लगता है। और सेकंड पॉसिबल एंडिंग ये हो सकती है कि सू, बेन या जॉनी रियलाइज करते हैं कि अर्थ को बचाने का एक ही रास्ता है कि पूरी अर्थ को ही टेलीपोर्ट कर दें किसी और टाइमलाइन में, और वो टेसरेक्ट वॉर्प्ड टेक की मदद से वो अर्थ को शिफ्ट करते हैं। लेकिन सेफ्टी के बजाय अर्थ क्रैश हो जाता है यूनिवर्स 616 में, और अब 2 अर्थ एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं, जिससे इनकर्जन ट्रिगर हो जाता है। बूम, बिल्कुल जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने वार्न किया था, और जैसे लूकी ने हिंट दिया था, और जैसे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को चाहिए, जिससे हमारा एक्ट 5 आता है,
जो है एंटर दी म्यूटेंट्स एंड दी मॉडर्न एज। अब यहाँ आता है बेंगर ट्विस्ट। F4 के 616 में आते ही म्यूटेंट जीन एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है मर्ज्ड वर्ड्स की एनर्जी पल्स से एक्स जीन ट्रिगर हो जाते हैं। टेसरेक्ट बेस्ड टेक एक्सपोजर नए म्यूटेशन लाता है, या ये भी हो सकता है कि एक्स-मैन पहले से F4 के यूनिवर्स में थे, रीड ने उन्हें छुपा रखा था एंड अब वो भी 616 में आ गए हैं। अब कोई भी रीजन हो, ये परफेक्ट एंट्री बन जाता है एक्स-मैन के लिए MCU में फुल्ली फॉर्म रेडी फॉर वॉर का। अब यहाँ पर सवाल आता है कि टाइम डिफरेंस का क्या? तो हो सकता है दोनों यूनिवर्सेस का टाइम फ्लो अलग हो, या रीड का टेसरेक्ट रिएक्टर एक स्लो टाइम बबल क्रिएट करता हो, इसलिए वो 60s के होने के बाद भी यंग एंड एक्टिव दिखते हैं। और रहा बात इस थ्योरी की मार्वल से कनेक्टिविटी का, तो व्हाट इफ के सीजन 2 में जो अल्टरनेट इन्फिनिटी स्टोन की यूजेस दिखाए थे, ये उससे लिंक्ड होते हैं। यहाँ तक कि TVA का टाइम स्लीपिंग टेक लूकी भी यहाँ काम आ सकता है। और दी मार्वल्स का जंप पॉइंट कोलैप्स हो सकता है वो भी टेसरेक्ट स्टाइल टेलीपोर्ट टेक हो। और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो कि एक फ्यूचर ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, जो इस मूवी में पैदा भी होने वाला है, जिसकी पावर्स नए यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकते हैं, जो सीक्रेट वॉर्स के लिए बहुत जरूरी भी है, वो भी हमें इस थ्योरी के जरिए मिल सकता है। तो अब इस थ्योरी का कंक्लूजन क्या निकलता है और ये थ्योरी क्यों कमाल की हो सकती है? तो देखो, फैंटास्टिक फोर को इन्फिनिटी स्टोन्स, मल्टीवर्स और सीक्रेट वॉर्स के साथ रिलेवेंट बनाता है, ओल्ड MCU लोर से कनेक्ट करते हुए एक फ्रेश कॉस्मिक थ्रेड देता है, रेट्रो और मॉडर्न मार्वल टेक के बीच ब्रिज बनाता है, जो एक्स-मैन का नेचुरल एंट्री पॉइंट सेट करता है और गैलेक्टस को नेक्स्ट थैनोस लेवल बिग बैड बनाने का परफेक्ट स्टेज रेडी करता है। बाकी आपका क्या मानना है दोस्तों मेरी इस थ्योरी के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।